फिर कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? A very good afternoon to all of you. Research methods in education की इस क्लास में हम इससे पहले जो क्लास हुई थी, जो प्रीवियस क्लास थी, उसमें हमने इवैल्यूएशन रिसर्च के बारे में थोड़ा सा जाना था, तो उसी को आज आगे हम लोग बढ़ाते हुए उस पर बात करेंगे। तो मैं आप सभी लोग के साथ अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। बट आप सभी लोग को विजिबल है मेरी स्लाइड्स? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अभी तक हम लोग अगर जस्ट एक क्विक रिव्यू करें उसका, तो प्रीवियस क्लास में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि इवैल्यूएशन रिसर्च क्या होता है, बेसिकली इसको क्या कॉन्सेप्ट है, इवैल्यूएशन रिसर्च को क्यों किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में उसका रिव्यू करें तो इवैल्यूएशन रिसर्च बेसिकली क्या होता है, किसी भी सोशल इंटरवेंशंस के इम्पैक्ट को जानने के लिए ही हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन रिसर्च करते हैं। जैसे हमने उस दिन एक एग्जाम्पल लिया था सर्व शिक्षा अभियान का, जिसका मेन मुद्दा क्या था, जैसे सोशल इशू ही था कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण की जो समस्या थी उसी को दूर करने के लिए ही सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया था। ठीक है, अब सर्व शिक्षा अभियान को जब रन कराया जा रहा है तो उसके समय समय पर उसका कह सकते हो, उसके जिन उद्देश्यों के लिए उसको रन किया गया, उसको चलाया गया, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, कितनी हुई है, या क्या परेशानियां आ रही हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको रन कराने में, या और भी कौन से प्रॉब्लम्स से, उन सबको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एक तरह का रिसर्च किया जाता है जिसे हम बोलते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च बेसिकली क्या होता है, किसी भी सोशल इशू से रिलेटेड सोशल इश्यूज को दूर करने के लिए, उनको कैटर करने के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उन्हीं के इम्पैक्ट को, उन्हीं के असर को कह सकते हैं इवेल्युएट करने के लिए जो भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है वो इवैल्यूएशन रिसर्च कहलाती है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि रीजंस क्या हैं इवैल्यूएशन रिसर्च के। आज हमारा जो फ्रेश स्टार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन रिसर्च से। कि इवैल्यूएशन रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं, तो एक एक करके हम लोग उस पर बात करेंगे। फर्स्ट है, इवैल्यूएशन रिसर्च इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ मेजरिंग द आउटकम्स ऑफ अ प्रोसेस रादर देन द प्रोसेस इटसेल्फ। यानी कि इवैल्यूएशन रिसर्च जो होता है, जो मूल्यांकन अनुसंधान होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम को रन किया जा रहा है, उसका आउटकम क्या है, यानी उसका रिजल्ट क्या है, उसका मेन फोकस किस पर रहता है, किसी भी सोशल इंटरवेंशंस को जो दिया गया है, किसी सोशल प्रॉब्लम्स को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए, तो जब उसको रन कराया गया है तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, क्या उसका रिजल्ट आया है, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए ही इवैल्यूएशन रिसर्च बेसिकली डिज़ाइन किया गया या उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो आउटकम पे निर्भर, आउटकम्स मतलब आउटकम से मतलब आपका यहाँ पर है रिजल्ट से, यानी इम्पैक्ट से। जो भी सोशल इंटरवेंशन प्रोग्राम्स दिए गए किसी सोशल इश्यूज को दूर करने के लिए, उसका रिजल्ट कैसा रहा, क्या वो सही रहा या उसने बहुत अच्छा काम किया उस पर्टिकुलर प्रोग्राम ने। ऐसे जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है उसके आउटकम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स में, जैसे कि उसके द्वारा जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो कम हुई हैं, इनरोलमेंट बढ़े हैं, इसके ये आउटकम्स हो सकते हैं। कह सकते हैं कि उनका एकेडमिक बढ़ा है, लर्निंग आउटकम्स, जो मिनिमम लर्निंग आउटकम्स होते हैं उनमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये सब क्या है, SSA के आउटकम्स हैं। तो इवैल्यूएशन रिसर्च क्या करता है, बेसिकली जो भी सोशल इंटरवेंशंस होते हैं उनके रिजल्ट्स को जानने के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, ना कि उस प्रोसेस को, मतलब सर्व शिक्षा अभियान को रन कराते वक्त जो जो काम उसके अंदर करने पड़ते हैं
उनको जज करने के लिए बेसिकली नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि प्रोसेस को इवेल्युएट नहीं करता है, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे रहता है, उसका आउटकम्स पे। प्रोसेस पे भी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे रहेगा फोकस उसका, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या पड़ा, उस प्रोग्राम को रन कराने से या उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने से लोगों पे क्या असर पड़ा, इसको मेजर करना ज़्यादा कह सकते हैं, उसको ज़्यादा भाग वो दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है आपकी इवैल्यूएशन रिसर्च में। नेक्स्ट है, इवैल्यूएशन रिसर्च इज कंडक्टेड इन द रियल वर्ल्ड, दैट इज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन रिसर्च की, तो आपको जैसे कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा इसका कि इवैल्यूएशन रिसर्च क्या किया जाता है कि कोई भी सोशल इशू जो है, कोई भी जो सोशल इशू है जिसके कारण लोगों को समस्याएं हो रही हैं, उस समस्याओं को दूर करने के लिए कोई प्रोग्राम रन कराया जाता है, और उस प्रोग्राम का असर क्या पड़ा लोगों पर, क्या उनकी जो जो परेशानियां थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनमें कमी आई है या कोई कमी नहीं आई है, जैसा पहले था वैसे ही हो गया या और बदतर हो गई हालत। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, करंट वर्ल्ड में, मतलब रियल वर्ल्ड में जाना पड़ता है, जो कि जैसे सर्व शिक्षा अभियान क्या हो रहा है, आपके रियल वर्ल्ड में, आपके वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है वो सब चीज़ें। जैसे हम लोग अभी, आप लोग एमएट में डिसर्टेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, एक तरीके से किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप चूज करते हो उसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर के आधार पे, ठीक है, तो आप अपनी आप से स्टडी को कंडक्ट करते हो। लेकिन इवैल्यूएशन रिसर्च क्या होता है, जो वर्तमान समय में आपकी प्रॉब्लम्स, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनके इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि इवैल्यूएशन रिसर्च क्या है, आपका रियल वर्ल्ड में कंडक्ट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज एम्प्लॉयड फॉर स्ट्रेटेजिक मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कोई भी प्रोग्राम जैसे चलाया जा रहा है, ठीक है, अब हम यहाँ पर कोई भी एक प्रोग्राम मान के चलते हैं, जैसे मान लो आप लोग की एमएड के उसमें एक पर्टिकुलर आईसीटी ट्रेनिंग स्किल्स का कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है, और जैसे आप लोग जानती हो कि आप इस समय आज अभी देख लो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो आईसीटी का यूज किसको करना चाहिए, आपके टीचर्स को भी आना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग आगे जाके टीचर एजुकेटर्स बनोगे, तो आपके अंदर भी आईसीटी लिटरेसी होनी चाहिए, आईसीटी ट्रेनिंग स्किल्स, आईसीटी से रिलेटेड, आईसीटी को यूज करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो उसी को डेवलप करने के लिए मान लीजिए कानपुर यूनिवर्सिटी में और उससे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है वहाँ पर कोई प्रोग्राम कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। अब वो प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसके बारे में फर्दर आगे भविष्य में उसके लिए हम क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, इसमें भी इवैल्यूएशन रिसर्च हेल्प करता है। कैसे, जैसे मान लो कि आपके उसमें जो भी आईसीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, आपकी अचीवमेंट के थ्रू आपकी आईसीटी स्किल्स का चेक किया जाएगा, एग्जाम्स लिए जाएंगे, अगर उसमें आप बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हो तो उसको ये डिसीजन लिया सकता है कि हाँ इस प्रोग्राम का वर्थ है और इसको चलने दिया जाए। या हमने देखा कि हमारे बच्चों में पहले से ही इतना, चूंकि गैजेट्स से इन लोगों के साथ रहता है हमेशा। अब तो आप लोगों ने देखा कि छोटे बच्चे भी जो होते हैं वो मोबाइल्स और बहुत छोटी एज से करना सीख जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग को इंटरनेट के थ्रू या इस तरह से सीख सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका जैसे अगर हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की बात करें, तो ट्रेनिंग स्किल से पहले हमने कोई टेस्ट ले लिया, फिर आपने ट्रेनिंग स्किल्स को अप्लाई किया 1 महीने 2 महीने, फिर आपको पोस्ट टेस्ट लिया और देखा गया कि दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है आपके स्कोर्स में। तो कह सकते हैं कि अभी इस फिलहाल जैसे मानो यूनिवर्सिटी फंड्स में कमी आ रही है और इस स्किल आप में देखा जा रहा है कि आपकी जैसे पहले स्किल्स थी वैसे ही बाद में ही कोई खास अंतर नहीं आया। तो ये डिसीजन लिया जा सकता है कि इस प्रोग्राम का कोई यूज नहीं है और इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हटा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी इक्विप्ड हैं इससे। ठीक, या हो सकता है कि पहले बच्चों की जो आईसीटी स्किल्स थी वो बहुत कम थी, या कुछ ही बच्चों को आईसीटी टूल्स को यूज़ करना आता था प्रॉपर तरीके से। लेकिन जब इस प्रोग्राम को रन कराया गया, आईसीटी ट्रेनिंग स्किल्स प्रोग्राम को रन कराया गया, तो देखा गया बाद में कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से आईसीटी टूल्स के बारे में उनको आ गया, उनको डिफरेंट कैसे एप्लीकेशन को रन कराया जाता है ये सब आ गया, कैसे अपनी क्लास को कंडक्ट किया जाता है ये सब आ गया। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अगर आ गई हैं तो एक ड्रास्टिक चेंज देखने को आया कि उन्हें पहले बहुधा लोगों को नहीं आता था, लेकिन अब ऑलमोस्ट पूरी क्लासेस में ऐसा आ गया। तो यहाँ पर डिसीजन लिया सकता है कि हाँ ये प्रोग्राम बहुत ही
अच्छा है और इसको और आगे फर्दर हमें एडवांस करना चाहिए। तो उसमें और भी आपके हाई लेवल के आईसीटी टूल्स से आपका सामना करवाया गया। तो इस तरीके से क्या करता है इवैल्यूएशन रिसर्च, डिसीजन मेकिंग में किसी भी प्रोग्राम के फर्दर रेफरेंस के लिए डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प करता है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है द मेन मोटिव इज टू डिटरमाइन वेदर द प्रोसेस हैज yielded द डिजायर्ड रिजल्ट्स। जैसे जैसे कोई भी प्रोग्राम जो चला, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, या अभी हमने बात की आईसीटी ट्रेनिंग स्किल्स की, तो सभी प्रोग्राम सब चलाए जाते हैं कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो उनका मोटिव क्या होता है, उस प्रॉब्लम को दूर करना, और जो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आवश्यक स्किल्स है वो बच्चों में या किसी भी तरह के जो उसके टारगेट पॉपुलेशन है उनमें वो सारी स्किल्स डेवलप हो जाए। ठीक है। तो इवैल्यूएशन रिसर्च क्या करता है, ये जानने में मदद करता है कि जो पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाया जा रहा है किसी सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, क्या वो वाकई में अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच रहा है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था कि एक फिक्स लेवल तक की आयु तक के बच्चों को सभी को क्या हुए फ्री शिक्षा मिले। ठीक है। तो इसका इवैल्यूएशन रिसर्च के थ्रू हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई में जो एक लेवल एज लेवल के बच्चे हैं उनको क्या फ्री में एजुकेशन मिल रही है, क्या उनके लर्निंग आउटकम्स में बढ़ोतरी हो रही है, क्या ड्रॉप आउट रेट्स कम हुई हैं, क्या एनरोलमेंट रेट बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं। ठीक है, एसएसए के। तो इवैल्यूएशन रिसर्च हेल्प करता है इन डिजायर्ड रिजल्ट्स को ये जानने में कि ये सारे रिजल्ट्स हमें प्राप्त हुए हैं, यील्डेड मतलब प्राप्त हुए या नहीं हुए। फिर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है, दिस रिसर्च यानी इवैल्यूएशन रिसर्च प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं पूछना चाहूंगी, स्टेक होल्डर्स मतलब आप समझते हो? कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा स्टेक होल्डर का मीनिंग? स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? एजुकेशन में स्टेक होल्डर कौन कौन है? नंदिनी, आप कुछ बताना चाह रहे हो बेटा? आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ठीक है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? मैम स्टेक होल्डर को हिंदी में हितधारक बोलते हैं मैम, उसका क्लियर डेफिनेशन नहीं पता है। अच्छा, तो ये बताओ एजुकेशन में हितधारक कौन कौन होंगे? मैम स्टूडेंट्स होंगे और चलो कोई बात एजुकेशन में। नहीं, ठीक है। हम लोग देखो, आप स्लाइड्स विजिबल है ना आप सभी को? इसमें आप लोग देखो कि ये जो रिसर्च है ये क्या करता है, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। स्टेक, जैसे अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में द टर्म स्टेक होल्डर्स refers to anyone who is interested in the welfare and success of a school and its students। यानी स्कूल स्टेक होल्डर्स आपके क्या होते हैं, बेसिकली वो सभी लोग जो कि क्या करते हैं, अगर एजुकेशन की बात करें तो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, और उसमें पढ़ने वाले बच्चों के वेलफेयर के लिए, उनकी पढ़ाई के सक्सेस के लिए जो भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करता है, कोई बुक्स के थ्रू कर सकता है। ठीक है। आपके टीचर्स हैं, आपके जो लोकल बिजनेस लीडर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, स्कूल बोर्ड मेंबर्स हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है। तो जो इवैल्यूएशन रिसर्च है वो क्या करता है, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जैसे आप खुद इसको इस तरह से समझो कि स्टेक होल्डर है, ठीक है, यानी क्या किया उसने, अपना कोई भी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट किसी वेलफेयर के लिए लगाया, किसी वेलफेयर प्रोग्राम में लगाया है कि उस, और जैसे मान लीजिए स्कूल को ही ले लें तो किसी जैसे सर्व शिक्षा अभियान में सरकार ने लगाया, हो सकता है कुछ प्राइवेट जो एनजीओ हैं उन्होंने लगाया हुआ है,
तो वो सभी स्टेक होल्डर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो सभी ये जानना चाहेंगे ना हमेशा कि जिस उद्देश्य के लिए उस प्रोग्राम को रन कराया जा रहा है, अगर वो निश्चित दिशा में बढ़ रहा है आगे, तब तो स्टेक होल्डर्स उसमें और फर्दर इन्वेस्टमेंट करें, वरना वो क्या करेंगे, अगर उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, इवैल्यूएशन रिसर्च के थ्रू उन्होंने जाना कि जो प्रोग्राम था, जिस चीज़ के लिए रन किया जा रहा था, उस वो वैसे रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, तो कोई भी स्टेक होल्डर होगा वो अपने इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर लगाना नहीं चाहेगा। तो इवैल्यूएशन रिसर्च बेसिकली क्या करता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने में मदद करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से, समय समय पर उसके इवैल्यूएशन के थ्रू हमें क्योंकि पता चल सकता है कि क्या कमियां हैं, कमियां पता चल गई तो हम उस कमी को दूर कर सकते हैं ना, तो हमें फिर डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इस तरीके से स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है इवैल्यूएशन रिसर्च में। एक कैरेक्टरिस्टिक और है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट थी मैंने कुछ यहाँ पर लिखी हैं। This research design utilizes qualitative as well as quantitative research methods to gather data. ठीक है, तो जो इवैल्यूएशन रिसर्च है, जब इवैल्यूएशन रिसर्च हम लोग करते हैं तो उस समय डेटा, जैसे आपका रिसर्च है तो रिसर्च का एक जनरल अगर हम लोग स्टेप्स देखें तो क्या होता है, उसमें एक स्टेप क्या आता है, डेटा कलेक्शन आता है। तो ये जो इवैल्यूएशन रिसर्च मेथड है वो क्या करता है, क्वालिटेटिव तरीके से भी डेटा को कलेक्ट करता है और क्वांटिटेटिव तरीके से। जैसे अगर कहीं पर आपको संख्याओं के बारे में जानना है, ठीक है, तो वहां पर आपकी क्या चीजें आएंगी, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स यूज होंगे। और जहां पर ऐसा है कि आप जिनको संख्या के रूप में निरूपित नहीं कर सकते, संख्या के रूप में नहीं दर्शा सकते, जैसे किसी के बारे में क्या, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में क्या विचार हैं, ठीक है, उस प्रोग्राम ने उनको कहाँ तक लाभान्वित किया, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो उसको क्वांटिटेटिव वे में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटेटिव मेथड यूज करेंगे डेटा कलेक्शन के। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी इवैल्यूएशन रिसर्च की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेप्स क्या होते हैं। जैसे आपने डिफरेंट रिसर्चेस पढ़ी हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, तो उन सभी में स्टेप्स पढ़े हैं। तो उसी तरह से इसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमने 5 स्टेप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन एजुकेशन इवैल्यूएशन रिसर्च। ठीक, तो इवैल्यूएशन रिसर्च को कंडक्ट करते समय किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, एक एक पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो पहला स्टेप है इंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक, तो अब यहाँ पर इंगेजमेंट किसका और किसकी अंडरस्टैंडिंग की बात आ रही है। स्टेप 1 का काम, स्टेप 1 में क्या करते हैं, इवैल्यूएशन रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले ये आवश्यक है, पहला स्टेप यही होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो कि कोई सोशल इंटरवेंशन जो चलाया जा रहा है, उस सोशल इंटरवेंशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको इंगेज किया जाए रिसर्च में। ठीक, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को पूरी जानकारी होती है कि वो जो प्रोग्राम्स चला रहे हैं वो किस उद्देश्य से चला रहे हैं। ठीक है, उस रिसर्च को उस प्रोग्राम को चलाने के लिए कहाँ कहाँ से फाइनेंशियल एड्स उनको मिल रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से कौन कौन लाभान्वित होगा, बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि किसको पता होती है, स्टेक होल्डर्स को पता होती है। तो इवैल्यूएशन रिसर्च में सबसे काम तो ये है कि हम क्या करें, स्टेक होल्डर्स को उस रिसर्च में इंगेज करें। इंगेज करने से ये लाभ होगा हमें कि हमें जो पर्टिकुलर, ओके, हमें क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, उसके अंदर कौन कौन से किस तरह के एड्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से कौन कौन लाभान्वित हो रहा है, इन सबकी जानकारी किसको होगी, स्टेक होल्डर्स को। तो सबसे पहला जो इवैल्यूएशन रिसर्च का स्टेप है, सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको अपने रिसर्च प्रोसेस में इंगेज करते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण और भी है कि अगर आप इवैल्यूएशन रिसर्च करो, मतलब एज ए रिसर्चर आपने चाहा कि आप इवैल्यूएशन रिसर्च करना चाहते हो, लेकिन अगर आपने बिना स्टेक होल्डर्स के इंगेज किए ही रिसर्च कर दिया, ठीक है, अब कोई भी रिसर्च जो है वो तभी फ्रूटफुल है जब उसकी फाइंडिंग्स को क्या किया जाए, कह सकते हो
वाकई में यूज किया जाए। ठीक है, कोई भी रिसर्च कब अच्छी मानी जाएगी, जब उसकी जो फाइंडिंग्स है उसको रियल तौर पे क्या किया जाए, उसको प्रोसेस में एक्यूमुलेट किया जाए। उसको क्या किया जाए, जो प्रोग्राम्स, जैसे मान लो कोई आप ही लोग हो, आप लोगों ने कोई, किसी ने ठाना कि उसको इवैल्यूएशन रिसर्च करना है किसी सोशल इंटरवेंशन प्रोग्राम का। ठीक, और आपने क्या किया, बिना स्टेक होल्डर्स की परमिशंस लिए या उनसे बिना बात किए हुए, उनसे उनकी खुद के नजरिए को बिना जाने हुए आपने रिसर्च कर डाली। आपकी कुछ फाइंडिंग्स भी आई, आप इस तो फाइंडिंग्स आएंगी आएंगी। अब उस फाइंडिंग्स को हो सकता है वो प्रोग्राम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो, लेकिन चूंकि आपने क्या किया है, स्टेक होल्डर्स को एंगेज नहीं किया, तो इस स्टेज में आप उनको कन्विंस भी नहीं कर सकते कि वो इन फाइंडिंग्स को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करें। आप उनको बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने उनको एंगेज कर लिया अपने साथ, तो वहां पर क्या एक प्रॉफिट रहता है कि चूंकि आपने क्या किया, उनकी सहायता से ही पूरा किया है, तो वो जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वो उसको अपने प्रोग्राम में, प्रोग्राम के एनरिचमेंट के लिए, उसको फर्दर और एडवांसमेंट करने के लिए आप उसको वहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक, इसमें कौन कौन किस किस तरह के स्टेक होल्डर्स को जब हम लोग क्या करते हैं, एंगेज करते हैं, तो उसमें किस किस तरह के लोगों को करते हैं। सबसे पहले जो मेन उनके होते हैं, जो प्रोग्राम के ऑपरेशन में हेल्प करते हैं, जैसे किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए उसके जो फंड रेजर हैं, जो कोलैबोरेटर्स हैं, जो मॉनिटरिंग पार्ट देख रहे हैं, उन सब लोगों को, साथ ही साथ वो सोशल इंटरवेंशन प्रोग्राम जिनके लिए बनाया गया है, जैसे मान लो SSA बनाया गया, तो वो बेसिकली इसके लिए बनाया गया, स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया, उनके लर्निंग आउटकम्स को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया उनके, तो उसमें स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, और एक हम इन्वॉल्व करते हैं उन लोगों को जिनके पास ये पावर होती है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर सकें। तो इन 3 कैटेगरी के लोगों को हम क्या करते हैं, अपने इवैल्यूएशन रिसर्च में इंगेज करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड स्टेप आपका होता है इवैल्यूएशन क्वेश्चंस। ठीक, जैसे नॉर्मल रिसर्चेस में हम लोग बात करते हैं ना कि आपकी जो रिसर्च स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है कि आपके पास एक पहले प्रॉब्लम आती है, मतलब एक क्वेश्चन उठता है। उसी तरह से इवैल्यूएशन रिसर्च के सेकेंड स्टेप में इवैल्यूएशन क्वेश्चंस को फ्रेम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इवैल्यूएशन क्वेश्चंस ही बेसिकली ये डिज़ाइन पूरी तरीके से कर पाते हैं कि हमें किस किस पार्ट को, किस किस एस्पेक्ट को इवेल्युएट करना है। ठीक, अब जब पार्ट डिसाइड हो गए तो उनका इवेल्युएशन किस मेथड के थ्रू करना है। ठीक है, यानी डेटा कलेक्शन टेक्निक्स को भी कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन देने लगते हैं। इवेल्युएशन क्वेश्चंस यहाँ पर इस तरह से आप लोग समझ, जैसे हम सर्व शिक्षा अभियान वाला ही लेके चल रहे हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान का आप क्या करना चाहते हो, इवेल्युएशन रिसर्च करना चाहते हो, तो कुछ इवेल्युएशन क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमें ये इसका इवैल्यूएशन करना है कि कितना ड्रॉप आउट रेट पहले था और कितना अब है। ठीक है, एनरोलमेंट रेट में क्या इंक्रीज हुआ है, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में जो वृद्धि हुई है वो किस तरह से हुई है, मतलब किस तरह से हुई है, मतलब कि पहले कितनी थी और अब कितनी है ना, कंपैरिजन हम कर सकते हैं। इसी तरह से SSA में सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट आपका टीचर भी है, तो टीचर्स को करंट सिनेरियो में किस तरीके से उन्हें कह सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू उनको क्या वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। जैसे अब जैसे मान लो अभी यहाँ चल रहा है, क्योंकि अभी हर जगह ऑनलाइन क्लासेस की बातें चल रही हैं, तो अब मान लो कोई जैसे प्राइमरी स्कूल्स हैं या जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस की बात चल रही है, लेकिन वहाँ के टीचर हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र के हों, तो उनकी टीचिंग स्किल्स तो अच्छी है, लेकिन वहाँ पर चूंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जिसकी वजह से उनके पास मानो लैपटॉप नहीं है, PC नहीं है, तो उन्हें उनका यूज़ भी नहीं आता है। अब हमें ऑनलाइन क्लासेस चलानी है। ठीक, ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या होना चाहिए, उन्हें ICT टूल्स की नॉलेज से वेल इक्विप्ड होना चाहिए। तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन में हम ये भी लिख सकते हैं, क्या जो टीचर वहाँ पर इंगेज है SSA में, वो उनकी जो स्किल्स हैं वेल इक्विप्ड हैं, या SSA के दौरान उनकी स्किल्स में क्या डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आपने ये सारे क्वेश्चंस बना लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किन किन लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह का डेटा कलेक्ट करना है, कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं। तो बेसिकली इवैल्यूएशन क्वेश्चंस क्या करते हैं, आपकी इवैल्यूएशन रिसर्च की एक फाउंडेशन को तैयार करते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है,
अब आपके रिसर्च क्वेश्चंस हो गए, आपको पता चल गया कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपको किन से डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह का डेटा कलेक्ट करना है, कौन से टूल्स करने हैं, तो वहाँ पर आपने ये सब फाइनल कर लिया। अब स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मतलब अब आप फील्ड में जाके क्या करोगे, उस प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उन सबसे डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पर डेटा कलेक्शन के लिए हम दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। ये डिपेंड करेगा कि परिस्थितियां कैसी हैं। ठीक, जैसे आपको क्या करना है, किसी के विचारों के बारे में जानना है कि उन्हें कितना लाभ हुआ, तो हम अब क्या कर सकते हैं, वहां के लोगों से इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक क्वालिटेटिव मेथड हो गया। वहीं पर जैसे अगर आपको ये ड्रॉप आउट रेट्स देखनी है, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स देखने हैं, यानी कह सकते हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स देखना है, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनके मार्कशीट्स के थ्रू देख सकते हैं, उनके रजिस्टर्स के थ्रू उनके एनरोलमेंट रेट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, आंकड़े प्राप्त करें, फिगर्स प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि हर रिसर्च में होता है, जब डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, किसके थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड अवेलेबल है, जिनके थ्रू हमारे पास जो आंकड़ा आता है, ठीक है, जो रॉ इन्फॉर्मेशन आती है, उसे हम क्या करते हैं, मीनिंगफुल रॉ डेटा को हम क्या करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं कि जो ये आंकड़ा दिखा रहा है उसका अर्थ क्या है। इंटरप्रिटेशन ये होता है कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स आपको क्या दे देगा, अभी आप लोग सेकेंड ईयर में जब जाओगे तब आप लोग के स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, तब आप देखोगे कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जब हम लोग लगाते हैं उसके थ्रू हमें एक फिगर मिल जाता है। अब उस फिगर का अर्थ क्या है, उसके अर्थ को जानना या उसके अर्थ को बताना ही क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। तो स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा कलेक्ट हुआ है उसको प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं कि आखिर उसका अर्थ क्या है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू जो भी फिगर्स आते हैं उनका अर्थ क्या है, वो किस दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं। ठीक, अब आपके पास क्या आ गया, आपकी फाइंडिंग्स आ गई। अब लास्ट स्टेप क्या होता है इवैल्यूएशन रिसर्च का, रिपोर्टिंग एंड यूज। ठीक, रिपोर्टिंग एंड का मतलब आप लोग इस तरह से समझो कि इवैल्यूएशन रिसर्च बेसिकली किस लिए किया गया था, कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो कि रन कराया जा रहा है किसी सोशल इशू को एड्रेस करने के लिए, उसका असर क्या पड़ा, अच्छा पड़ा, बुरा पड़ा, या किस तरह का असर पड़ रहा है उस पर, या बिल्कुल असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी फाइंडिंग्स में आती हैं। अब इन सारी जो फाइंडिंग्स आई हैं, इन जो हमने रिसर्च किया है, इसका अर्थ ये तभी फ्रूटफुल होंगी, या क्या कह सकते हैं, ये कभी तभी सक्सेसफुल होंगी जब इनके फाइंडिंग्स को क्या किया जाए, उनके स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जिनको आपने इंगेज किया था, जो कि इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, ठीक है, या उस प्रोग्राम से वो लाभान्वित हो रहे हैं, वो सभी लोगों तक इन फाइंडिंग्स को पहुंचाया जाए। जब तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो जो, जैसे मान लो फाइंडिंग्स में आया है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर इस तरीके से सॉल्व किया जाए तो जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उनको दूर किया जा सकता है, ये तो आपकी फाइंडिंग्स में आ गया। लेकिन फाइंडिंग्स में आ तो गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंसर्न अथॉरिटीज थे उनके पास ताकि अपनी फाइंडिंग्स आई है हमारे इवैल्यूएशन, मतलब अगर इन तरह से इन चीजों को किया जाए तो इस प्रोग्राम की जो गति हो और तेजी से बढ़ सकती है, या इस प्रोग्राम, या आपकी फाइंडिंग्स आई कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम को ये रन कराया जा रहा है उसका कोई यूज नहीं है, तो इसको तुरंत ही बंद किया जाए। क्यों, क्योंकि इससे हो सकता है फाइनेंशियल के वो जो फाइनेंस है उसका वेस्टेज हो रहा है, टाइम का वेस्टेज हो रहा है, एनर्जी का वेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम अपनी फाइंडिंग्स। लास्ट स्टेप क्या है, रिपोर्टिंग एंड यूज। जो यानी कंसर्न अथॉरिटीज हैं या जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स है उन तक अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करना, ताकि वो क्या कर सके, उस फाइंडिंग्स का यूज करके उस पर्टिकुलर इंटरवेंशन को क्या कर सके, एडवांस कर सके, उसमें जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर कर सके, अगर वो यूजफुल नहीं है तो उसको वहीं पे बंद कर सके। ठीक है, तो लास्ट स्टेप आपका ये होता है। तो ये जो स्टेप्स थे ये क्या थे, इवैल्यूएशन रिसर्च को कंडक्ट करते समय हम इन 5 स्टेप्स को
अपने यूज में लाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इवैल्यूएशन रिसर्चेस के टाइप्स की, कि टाइप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन रिसर्च। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बेसिकली काफी बहुत तरह के इवैल्यूएशन होते हैं, लेकिन वो क्लब करके हम दो तरीके में कह सकते हैं कि दो को हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन और समेटिव इवैल्यूएशन को कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। अब मैं आप स्टूडेंट से पूछना चाहूंगी कि आपने कभी ये वर्ड पहले सुना है? यस मैम। हाँ, अभिषेक बताओ। जो मैम फॉर्मेटिव जो होता है, हम्म, किसी क्लास में जैसे स्टूडेंट को पढ़ाया, ठीक है। स्लाइड शो नहीं हो रही, हाँ अभिषेक बताइए। स्लाइड शो नहीं हो रही है। हाँ नहीं तो आप मुझे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी तभी मैंने स्लाइड नहीं अभी शो की है। मैं आपसे भी आप लोग से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि ये बेसिकली आपने बीएड में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उसी से कोरिलेट करके पढ़ाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जो फॉर्मेटिव होता है ना, जैसे किसी स्टूडेंट को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसको हम्म। ही किसी क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं या बता सकते हैं, या उसका मूल्यांकन भी एक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो समेटिव होता है, इसको क्लास में जिसे पढ़ा दिया जाता है, इसको कक्षा के बाद में ही समग्र रूप से बच्चों से आंसर क्वेश्चंस या उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। और कोई स्टूडेंट ट्राई करना चाहे इसका आंसर के लिए? आज सभी लोग इससे वाकिफ हो, ये पता है मुझे, क्योंकि हम लोगों ने बीएड में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही हुआ है। आप लोगों ने पेडागोजी सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा इवैल्यूएशन। हिंदी में संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। कोई आइडिया नहीं किसी को? मैम फॉर्मेटिव में हो सकता है कि एक छोटा सा पार्ट पढ़ाया गया और उसके बाद उसका कुछ टेस्ट वगैरह लेके इवैल्यूएशन कर लिया, और समेटिव में उस लेसन के एंड में जाके टेस्ट ले लिया। थोड़ा ठीक है, मतलब अप्रोच सही जा रहे हो आप दीक्षा। जी। हाँ, आप समिता कुछ बताना चाह रहे थे? समिता। यस मैम, यही बताना चाह रहे थे कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो मतलब उस टीचिंग प्रोसेस के बीच बीच में स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं, और जबकि सबमिटिव में ये होता है कि पूरा मतलब अपना जो भी टीचिंग टॉपिक है हमारा वो पूरा कंप्लीट करने के बाद उसका इवैल्यूएशन करते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अब मैं आप लोग के सामने स्लाइड शेयर करती हूँ। पहले हम लोग आते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पे, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या इसको प्रोसेस इवैल्यूएशन भी कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू हेल्प स्ट्रेंथन और इम्प्रूव द पर्सन और थिंग बीइंग टेस्टेड। अब इसको आप लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को इस तरह से समझो, जैसे मान लो कोई एक बुक है, ठीक है, जैसे 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक जो हो रही है प्रिपेयर हो रही है, एक जैसे न्यूज करिकुलम एक आया है और उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, उस बुक को प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो उस बुक के जो आपकी बुक प्रिपेयर की जा रही है, उस बुक के बाजार में शॉप में आने से पहले उस बुक को क्या करने के लिए, एकदम इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उसमें कोई गलती ना रहे, उसकी प्रूफ रीडिंग करने ताकि उसमें कोई मात्रा की गलती ना हो, उसमें जो पिक्चर्स है उनकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, या उसमें जो कहते कंटेंट है वो कैसा है, इन सब चीजों के बारे में जो इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। किस आप जैसे लिखा ना इसमें, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू हेल्प स्ट्रेंथन और इम्प्रूव द पर्सन और थिंग बीइंग टेस्टेड। मतलब इम्प्रूव करने के लिए, या किसी भी चीज, किसी भी पर्सन में, किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए जो हम इवैल्यूएशन करते हैं वो आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। इसको इस तरह से समझो जो अभी आप लोग सब बता रहे हो। जैसे क्या होता है कि जैसे मैं भी अब सब ऑलमोस्ट सभी टीचर्स क्या करते हैं, जब क्लासेस में कोई कंटेंट को पढ़ाते हैं, जैसे मान लो मैंने आप लोग को पढ़ाया, चलो मैं इवैल्यूएशन रिसर्च आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब मैं इवैल्यूएशन रिसर्च आपको पढ़ा रही हूँ और हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ,
आप लोग से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ ले रही हूँ ये जानने के लिए कि क्या आपके अंदर रिसर्च इवैल्यूएशन के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हुई या नहीं हुई, यानी रिसर्च इवैल्यूएशन का जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट है वो इम्प्रूव हुआ, यानी जो आपकी लर्निंग थी रिसर्च इवैल्यूएशन के लिए उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया। ठीक है, तो क्लासेस में टीचर जब बच्चा है वो क्लास में जाता है, टीचर उससे कोई कंटेंट पढ़ाता है और फिर बीच में बच्चे से प्रश्न पूछता है सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके, तो उससे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक, जैसे भी मैं बुक का दे रही थी एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई बुक आनी है बाजार में, ठीक है, तो बुक के बाजार में आने से पहले उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसे बहुत ही अच्छा बनाने के लिए जो सारे इवैल्यूएशन किए जाते हैं, यानी उसके पेपर की क्वालिटी है, उसमें जो कंटेंट लिखा गया है, जो उसमें पिक्चर्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी, ये सब चीज़ों का इवैल्यूएशन करना और इवैल्यूएशन के आधार पर उसमें क्या करना, सुधार करना, ताकि वो क्या हो सकती है, एक परफेक्ट बुक बन सके उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो वो जो आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो कैसा होता है, फॉर्मेटिव या संरचनात्मक होता है। जैसे इसको एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि example where a test of children in a school is used to shape teaching methods that will result in optimal learning। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो जैसे हमें क्या करना है, स्कूल्स में नए टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब नए टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करने के लिए, मतलब बच्चों को किस मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जाए ये जांचने के लिए अगर हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, क्लास के बच्चों का टेस्ट लेते हैं, इस उद्देश्य से हमें यहाँ पर क्या करना है, बच्चों के आउटकम्स को नहीं जानना है, बच्चों के अचीवमेंट को नहीं जानना, बल्कि हमें देखना है कि जो उनका जो भी स्कोर्स आ रहे हैं वो किस तरीके के हैं, उनको किस तरह की टीचिंग मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। जैसे है ना कि बच्चे लेक्चर मेथड में बेसिकली कैसे लेक्चर मेथड के रूप में छोटे, अगर स्कूल से आप लोग देखोगे अभी तो काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी कई स्कूल्स में लेक्चर मेथड को एज अ डोमिनेंट मेथड यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम क्या करें, बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये जानने के लिए कि हमें किस तरह का टीचिंग मेथड इन बच्चों पर अप्लाई करना चाहिए ताकि उनकी जो लर्निंग है, एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है वो अचीव कर सके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसा इवैल्यूएशन जो किसी भी चीज, किसी भी पर्सन में, किसी भी ऑब्जेक्ट में इम्प्रूव को दिखाता है। ठीक है, जो समय समय पर स्टार्टिंग में उसकी प्रोसेस के दौरान उसकी इम्प्रूवमेंट, जैसे 8th क्लास, कोई बच्चे ने 8th क्लास में एडमिशन लिया, ठीक, 8th क्लास में एडमिशन लिया तो उसका एक, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एक मिनिमम लेवल लर्निंग होता है, MLL होता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि ये 8th क्लास से बच्चा आया है तो इसको क्या करना है, ये MLL प्राप्त करना ही करना है। ठीक है, इसके उद्देश्य है। अब यानी इस MLL तक पहुंचने के लिए इस प्रोसेस के दौरान आप जो भी इवैल्यूएशन करोगे उसकी MLL तक पहुंचने के लिए, उसके मिनिमम लेवल लर्निंग तक पहुंचने के लिए, उसकी जो भी इवैल्यूएशन करोगे उसके स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए आप जो भी इवैल्यूएशन करते हैं वो सब इसमें आता है, वो सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आता है, और इसीलिए इसे प्रोसेस इवैल्यूएशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस के दौरान 8th क्लास से 8th क्लास में मिनिमम लेवल लर्निंग को प्राप्त करना है, तभी क्या करेंगे, 9th क्लास में जा पाएंगे। तो यानी 8th क्लास के इस ड्यूरेशन में, इस प्रोसेस के दौरान उनके जो भी आप लोग हैं लर्निंग आउटकम्स है उनको इंक्रीज करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए जो इवैल्यूएशन करते हो, जैसे हमने टेस्ट लिया, हमने देखा बच्चे की क्या है, मैथ्स में उसने आंसर तो सही से सॉल्व किया हुआ है लेकिन उसकी हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि कोई भी टीचर उसको समझ ही नहीं पा रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसके मार्क्स कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या बताएगा कि बेटा तुम्हारी मैथमेटिक्स में तुम अच्छे से समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस टेक्निक के थ्रू आगे बढ़ना है, लेकिन तुम्हारी राइटिंग इतनी खराब है तो उसको क्या करो, इम्प्रूव करो ताकि तुम्हारी क्या हो सके, मैथ्स में अचीवमेंट बढ़ सके। तो इसमें क्या हुआ,
एक छोटे-छोटे कुछ टुकड़ों में इवैल्यूएशन होता है और उस इवैल्यूएशन के द्वारा आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये आपका होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक? अब जब हम इवैल्यूएशन रिसर्च की बात करते हैं, इसकी चूँकि इसके टाइप्स ही चल रहे हैं, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बेसिकली क्या-क्या असेस करता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैन असेसेस सच एज़ क्या-क्या? नंबर 1 इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है आपका, वो किसी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन होने में क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर इवैल्यूएट करता है। नीड्स यानी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए किस-किस तरह की ज़रूरतें हैं और ये ज़रूरतें किस लेवल की हैं, इन सबको असेस करना किसका काम है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। इसी तरह से पोटेंशियल क्या आपका द एबिलिटी ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मेटिव पर्पस। फॉर्मेटिव पर्पस मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो ये क्या करता है? ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के द्वारा हमें वो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिव पर्पस को अचीव कर सकते हैं, यानी कि जो भी प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें हैं, उन पर्पस को हम उसके थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में किस तरह के रिसर्च क्वेश्चंस बनते हैं? ठीक है, जैसे भी आपने पढ़ा है कि इवैल्यूएशन क्वेश्चंस का वो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो अगर हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो कौन-कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं बेसिक, जैसे मतलब तो यहाँ पर हाउ ऑफन डू यू यूज आवर प्रोडक्ट इन अ डे। जैसे कोई मान लो कोई एक प्रोडक्ट है जिसका टाइम लिमिट के दौरान यूज करने से एक पर्टिकुलर इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है हाउ ऑफन डू यू यूज आवर प्रोडक्ट इन अ डे, यानी कि उस पर्टिकुलर अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए वो पूछना चाह रहा है कि आप एक दिन में उस प्रोडक्ट को कितना यूज करते हैं, यानी उस प्रोसेस के दौरान, उस पर्टिकुलर अचीवमेंट तक पहुंचने के दौरान आप उस प्रोडक्ट को कितना यूज कर रहे हो। फिर ऐसी कुछ और क्वेश्चंस हैं, वर अप्रूवल टेकन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी कि देखो जब जैसे कि स्टेक होल्डर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या कोई जो प्रोग्राम रन कराया जा रहा है उसमें किसी एक की भागीदारी तो होती नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल की उसमें वो होती है। तो क्या सभी से अप्रूवल्स लिए गए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चेंज करने, क्योंकि आगे जाके अगर लोगों में क्या होगा, एकता नहीं होगी या फिर बाद में फूट पड़ जाएगी तो वो प्रोग्राम को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें हमारी किसमें आती हैं, आपकी प्रोसेस इवैल्यूएशन रिसर्च क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। एक आप देख सकते हो कि व्हाट वर द बैरियर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच टास्क, यानी मान लो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आपको डिफरेंट टास्क को एक पर्टिकुलर तरीके से ही इम्प्लीमेंट करना है। तो उस पर्टिकुलर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं, क्या क्या बाधाएं आ रही है, तो ये सब जानना किसका काम है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसी तरह से हम समेटिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? ये सिंपली ये जानना जाता है कि आउटकम क्या रहा, एक रिजल्ट क्या रहा। समेटिव इवैल्यूएशन सीक्स टू अंडरस्टैंड द आउटकम्स और इफेक्ट ऑफ समथिंग। कोई भी प्रोग्राम जैसे एसएसए चलाया गया है तो इसका इफेक्ट क्या हुआ है, वो प्रोसेस को ध्यान में नहीं रखना है। समेटिव क्या करता है? बस ये जानने की कोशिश करता है कि जो भी प्रोग्राम चलाया गया या जो भी टीचिंग की गई उसका असर क्या रहा। ठीक है, जैसे जब आप लोग 8 से 9 क्लास में ट्रांसफर होते हो, ठीक है, तो आपका फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो फाइनल एग्जाम्स कैसे इवैल्यूएशन है? समेटिव इवैल्यूएशन है, योगात्मक मूल्यांकन है। क्यों? क्योंकि वो ये निर्धारित करते हैं कि आपने क्या आउटकम प्राप्त किया है। आपने इतना आउटकम, जैसे मान लो आपने अब 60 किया तो आप बहुत अच्छे हो, बिलो 60 किया तो आप सेकंड डिवीजन हो, और बिलो 33% है तो आपका आउटकम क्या है? 33% या 32% आया। तो वो क्या कहेगा, आपकी 33 या 32% है, इसलिए आप आगे फर्दर क्लासेस में प्रमोट होने के लिए लायक नहीं हो, आपको फिर से उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। तो समेटिव इवैल्यूएशन क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ आउटकम्स को या इफेक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, क्या है एग्जाम्पल है कि where a test of children in school is used to assess the effectiveness of teaching method employed। इससे मान लो हमने भी पहले देखा था कि बच्चों की हमने क्या किया,
टेस्ट दिया, ठीक है, जो है उसी कोई यूज करना शुरू किया है, उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे जांचेंगे, उसको भी जांचने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों का ही टेस्ट लेंगे। तो उस समय जो बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा वो किसका उदाहरण होगा, समेटिव इवैल्यूएशन का। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर बताएगा कि पर्टिकुलर टीचिंग मेथड जो यूज किया गया है उसका क्या इफेक्ट या क्या आउटकम रहा, ठीक। इसी तरह से आप देख सकते हो समेटिव इवैल्यूएशन, जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या क्या चीजें असेस करता है, उसी तरह से समेटिव इवैल्यूएशन क्या चीजें असेस करता है, फाइनेंस का, कि क्या नाम है, सेविंग्स कितनी हुई, एक पर्टिकुलर को जो एसएसए चला है, जैसे मतलब कोई भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो उसका अगर कॉस्ट के टर्म्स में देखें तो क्या सेविंग रही, प्रॉफिट हुआ या घाटा हुआ, ठीक है। अगर इम्पैक्ट की बात करें, असर की बात करें कि पर्टिकुलर टीचिंग मेथड सब हुआ, उनके देखा गया उसका रिजल्ट, यानी बच्चों में बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट इंक्रीज हुए या नेगेटिव देखा गया, बच्चों की इंक्रीजमेंट क्या हुआ एकेडमिक अचीवमेंट में, जो पहले था वो भी नहीं रहा। तो इम्पैक्ट को जानने की कोशिश करता है, आउटकम्स को जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि आउटकम्स क्या थे, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया गया अथवा नहीं किया गया, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। सकते रिसर्च इवैल्यूएशन क्वेश्चंस की, जैसे हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर प्रोडक्ट, आपने क्या किया, प्रोडक्ट को यूज किया, फिर आप किया उससे सेटिस्फाइड हो, यानी यहाँ पर क्या देखना चाहता है, उसके आउटकम को देखना चाहता है। फिर डिड द प्रोग्राम प्रोड्यूस इंटेंडेड आउटकम्स, हर प्रोग्राम एक पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर समेटिव इवैल्यूएशन ये जानने की कोशिश करता है कि जिन भी आउटकम्स के लिए इंटेंडेड आउटकम मतलब जो इंटेंडेड मतलब जो आप चाहते थे, ठीक है, जो वांछनीय थे, जो वांछनीय आउटकम्स थे, क्या वो प्रोग्राम ने प्राप्त कर लिए हैं, ठीक। फिर एक आप लोग देख सकते हो, डू पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोग्राम हैव द स्किल्स टू फाइंड अ जॉब आफ्टर द कोर्स एंडेड, मतलब कोई आईसीटी ट्रेनिंग स्किल्स, आप मतलब कोई कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है यूथ के लिए, तो उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी जो इफेक्टिवनेस होगी वो तभी जांची जा, उसके जो इफेक्टिवनेस है, ये प्रभावशीलता है, उसके बारे में हमें तभी पता चल पाएगा जब उसके द्वारा पढ़े गए बच्चे क्या कर सके, रियल वर्ल्ड में जाकर अपने लिए जॉब पा सके। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आउटकम इवैल्यूएशन को रिसर्च में देखे जाते हैं। तो ये था आपका इवैल्यूएशन रिसर्च। बेसिकली आपकी अभी एमएड सेकेंड ईयर के लेवल पे इतना काफ़ी है। बाकी कुछ रेफरेंसेस मैं आपको इससे शेयर कर रही हूँ, जिसमें से मैंने ये मटेरियल्स यूज़ किया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगी ये सब। मेरी तरफ से क्वेरी तो पूछता। अभिषेक, अनिल, अंशु, आशुतोष सब हैं? यस मैम। अच्छा, कोई को अभी फर्दर? हाँ राजेश। हाँ अभिषेक बताओ। मैम क्वेरी कुछ नहीं, वॉइस नहीं आ रही थी आपकी, तभी मैं उसको एड्रेस किया था। अच्छा अच्छा, अब आ रही है? मैम आ रही है। ठीक है, तो बस फिर आज की क्लास यहीं पर बाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी नहीं है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैम।